Okay, let's start. Let's go to ICI.org, resources, EQCR. Let's download the essay now. Next essay, 320, materiality and performing. Only 11-page essay. That may also reduce to 320 essay download. Let's start and move to our next essay. F11. Let's continue. चलो पहले अपन तुमसे जैसे हम स्टैंडर्ड में करते हैं, पहले मैं तुमसे एक बार बेसिक मीनिंग पूछता हूँ स्टैंडर्ड के नेम का। मेटर्निटी बताओ क्या होती है। सबसे पहले मेरे को बताओ मेटर्निटी, व्हाट इज मेटर्निटी। मतलब जिस ऐसे तुम्हें इसका नाम दिख रहा हो ना, जो भी तुम्हें आसपास इसका रिलेशन मिल रहा हो, तुम मेरे को वो बताओ पहले, सबसे पहले। भाई मेटर्निटी मींस समथिंग व्हिच हैज सिग्निफिकेंट इफेक्ट। सिग्निफिकेंट इफेक्ट, जो भी तुम्हें टर्मिनोलॉजी आसपास दिख रही हो ना, मेरे को बताते जाना। सिग्निफिकेंट इफेक्ट, बस सिग्निफिकेंट इफेक्ट याद आ रहा है मेटर्निटी से। इट इज इन अमाउंट। हैं? अमाउंट, अमाउंट्स में होती है। अच्छा, ओके। Something which is important to the business. Important, significant, important to business. Okay. बताओ 3 terms. अफेक्ट यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल, अफेक्ट यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सिग्निफिकेंट इफेक्ट में आ जाएगा। चलो कोई नहीं, अफेक्ट यूजर्स कर लो। अफेक्ट यूजर्स हो गया, कोई नहीं। यूजर्स पॉइंट तो बन सकता है। अफेक्ट यूजर्स डिसीजन कर लेंगे, कोई नहीं, वो समझूंगा। इकोनॉमिक डिसीजन होगा वहां पे, डिसीजन। हाँ, और बताओ 4 टर्मिनोलॉजीज। 5th वन, एक सबसे तुम्हारी मेन चीज से रिलेट करती है, थोड़ा रिलेट करके देखो। यहाँ पर हर जगह ऑलमोस्ट हर स्टैंडर्ड में यूज करते हैं, और एक हर ना हर लाइन में तुम यूज कर ही लेते हैं इसको। थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो तो क्या? रिस्क ले लो। और जब तक वो मेरे वाला वर्ड यूज नहीं करोगे ना, मैं तब तक सेटिस्फाइड नहीं रहूंगा, मैं पूछता रहूंगा। कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी। मेटर्निटी की कम्युनिकेशन तो मतलब मेटर्निटी को टीसीडब्ल्यूजी को बताओगे, उनको बता दो कि हमारे लिए मटेरियल अमाउंट क्या है। अगर तुमने मान लो ये मटेरियल अमाउंट बता दी, तो पहले से कर लेंगे कि जो इमटेरियल अमाउंट है उनके नीचे वो वहां पे वो कर देंगे, चेंजेस कर देंगे। क्वालिफाइड ओपिनियन मींस इफ मटेरियल देन क्वालिफाइड ओपिनियन। अच्छा, क्वालिफाइड ओपिनियन। ओके, क्वालिफाइड ओपिनियन, मटेरियल होने से क्वालिफाइड ओपिनियन आ जाती है। ओके, और बस इतनी। It will decide the amount of audit procedures to be applied, means how much material. वर्ड तभी कहता हूँ एसएस को ध्यान से पढ़ा करो, जो पहले आ रहे हैं उनको रिवाइज करो। एक्सटेंट होता है एनटी, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ एफएपी, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। फर्दर ऑडिट, और कह सकते हो रिस्क असेसमेंट को भी अगर हमारी चेंज हो रही है तो उसको भी चेंज कर सकती है ये। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, ऑडिट वर्ड यूज किया करो। और ये तभी वर्ड यूज आते हैं जब तुम किसी चीज को बारी बारी पढ़ते रहोगे वापिस, वरना एंटी ऐसे कभी वर्ड्स यूज नहीं होते। जैसे इंपॉर्टेंट टू बिजनेस है, बाकी देखो अदर वर्ड ऑडिट से रिलेटेड है। अमाउंट में तुम यूज करना चाहिए था तुम्हें क्वांटिटेटिव टर्म्स या इकोनॉमिक वर्ड। और इम्पोर्टेंट टू बिजनेस क्या होता है, अगर प्रैक्टिकली ऑडिट की टर्म बात करेंगे, इम्पोर्टेंट टू बिजनेस कोई वर्ड नहीं होता। बाकी सारे वर्ड्स ऑडिट से रिलेटेड हैं, तो ट्राई क्या करो जो ऑडिट में यूज करते हैं उनको यूज करो। मतलब थोड़े ऑडिट टर्मिनोलॉजीज होती हैं ये सारी। मैं मेन बताता हूँ। सबसे पहले क्या लिखा है ये,
risk of material misstatement. अरे यार सबसे पहले जो तुमने रिस्क ले लिया, मटेरियल अमाउंट सिग्निफिकेंट ले ली, रिस्क और मटेरियल स्टेटमेंट तो लो। मटेरियल अमाउंट तुमने देख ली, तुमने क्वालिफाइड ओपिनियन ले लिया, मटेरियल बेसिस पे तुम रिस्क मेटिवर कर लोगे। मेटिलिटी से तुम ये देखोगे ना उस पे रिस्क कितना, रिस्क के फैक्टर कितना आ रहा है, और फिर इससे आगे तुम जाओगे अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे। फिर अगर ज्यादा मटेरियल है, अगर ऑडिट प्रोसीजर, फिर लगाएंगे हम ऑडिट प्रोसीजर्स, फिर हम जाएंगे ऑडिट रिपोर्ट पे अपनी। और तुम्हें पता है हम मेटिलिटी को कैसे निकालते हैं, बताना कोई, एनीवन, अगर तुम्हें कुछ आइडिया हो कैसे निकालते हैं। भाई डिपेंड ऑन द ऑडिटर जजमेंट ना, हाँ कैसे निकालोगे? प्रोफेशनल जजमेंट। अच्छा चलो प्रोफेशनल जजमेंट है ना, चलो अब प्रैक्टिकल से स्टार्ट करते हैं। मैंने अब तुम्हें ये दे रखी है, अब तुम इस केस में सब क्या, किस बेसिस पे मेटिलिटी निकालना, कैसे निकालोगे बताओ ना, बताओ मेरे को कैसे मेटिलिटी निकालोगे इस केस में। Auditor will decide a fixed percentage, means हाँ तो बताओ like कैसे for निकालोगे, मैंने तुम्हें डाटा दे दिया, निकालो मेटिलिटी। तुम्हारी तुमने कहा ना पीजे है तुम्हारी, तुम निकालो पीजे से अपनी। और मैं कभी पीजे यूज करूँ ना, पीजे प्रोफेशनल जजमेंट है। yes, 1 minute, I will take care. बताओ इसमें मेटिलिटी लेवल कैसे निकालोगे। कर रहे हो ट्राई, कैसे निकालनी है इसमें मेटिलिटी, कैसे निकालोगे? पता नहीं पता? ट्राई तो करो तुम, नहीं। प्रोफेशनल जजमेंट है ना ये तो। अरे पर ये तो कभी पता ही नहीं कि ऐसे निकालते कैसे हैं। भाई I think ना हाँ बताओ। that is like total is 44993243. या I am doing but internet. 3243. That is total. Means if we fix a percentage of 10%, so that is material. Equity share capital is material. 10 or Comparison. 10% of I'm saying total, you are saying. Yes. Okay, so my materiality level is almost 45 lakhs. Yes. So means creditors, office equipments, print, traveling, repairs are immaterial now. They are not that much important, but Creditors are not much important now. I don't have an idea about it. Now what happened? You said that you applied a percentage to an total amount. And you also mentioned earlier that it's the auditor's PJ. So what's your auditor's PJ now? In this case, you are now almost interqualified. Results are going to yet to appear, but you are also interqualified. You have given your attempts in audit. We can set a performance materiality level below the original overall materiality level. How much performance materiality level you will set? Like 5%. Okay, 5%. Okay, so 22 lakh 50,000 until 45 lakh. It's a performance materiality level, right? So almost you have reduced to half the percentage of the materiality level to PM level. Yes. Because 45 lakh has now reduced to 22.5 lakh. So you almost reduced to 50%, almost exact 50%. Now, but what about now these expenses? I think this will be covered under CTT level. CTT level. I Do you don't know what about is CTT level? I don't know about it, but they should be covered somewhere. They should be come. So what's the purpose of materiality then? If you are now saying this is your this is your OM, overall materiality, this is your performance materiality, then you are saying that this is CTT.
but you still Means know what. OM is most significant, means they will affect more, means we should careful about these particular items. Then performance materiality level is important, but not that much of overall materiality. But the PM is not much important. You are saying this, not much important. Not much important in comparison to overall materiality level items. Then what's the relation to that? On what basis you have reduced this to 5%? And what is PM? In basis to cover important items like creditors, debtors. Okay, you know this much. Let's go to the standard F now. We'll relate after this how you will set the materiality level by going through the theoretical part. Let's continue. Okay, firstly, let's see the essay name also. Sorry, materiality. We will cover this in a later part now. Later also, just now, after some time. Materiality in what? Planning and performing the audit. अब देखो प्लानिंग हम करके आए ना, प्लानिंग ऐसे 300 and 315 में हम प्लानिंग करके आए हैं, प्लानिंग और अंडरस्टैंडिंग करके आए हैं. तो मतलब हम जो प्लानिंग में लगाएंगे हम वहां लगाएंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स. प्लानिंग भी लगाएंगे मतलब RAP हम प्रोसीजर्स वहां पे लगाएंगे. और परफॉर्मिंग एन ऑडिट, जब हम ऑडिट परफॉर्म कर रहे होंगे, मतलब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जो हम कैरी ऑन कर रहे होंगे, रिस्पॉन्सेज हम आगे कैरी ऑन कर रहे होंगे, तो उस केस में मेटलिटी रिवाइज हो सकती है कि नहीं हो सकती? Whether you can revise the metallicity level or not. Yes, we can. Correct. So that's the purpose of applying that. If you are performing an audit and you have find something very significant effect is there, of that particular deficiency is there, then in that case you have to revise your metal level. So that's why if while performing an audit, if you find any deficiency, you have to revise your metallicity level. Now let's jump on to scope now. This essay deals with auditor responsibility of what to accept to apply the concept of materiality in planning and performing audit of FS. Essay 450 explains how materiality is applied in evaluating the effect of how, let's see, how materiality is applied. कैसे apply होगी in evaluating the effect of identified misstatement जो हमने identify कर लिए हैं on audit and of uncorrected misstatement. And if any on the financial statement. अब ऐसे 450 में इसके बाद देखो ट्राई कर लेंगे कि मैं एक बार चेक कर लूंगा ऑन द पर्सनल लेवल कि मैंने मेरे टेक्स्ट को प्रॉपर अभी वो नहीं किया, तो मैं उसको टेक्स्ट करके एक बार मैं देख लूंगा कि 450 पहले करवाना चाहिए या उसको बाद में जंप ऑन करवाना चाहिए. तो मैं साथ करके देख लूंगा कि उसमें कितना डीप में लेवल देख रखा है, तो मैं साथ के साथ भी उसको कंटिन्यू करवा दूंगा एक बार कि हम डिसाइड ये ऐसे क्या करता है कि हम कैसे इवेल्युएट करेंगे, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको अप्लाई करना है इस ऐसे को, तो वो बता रखे. नेक्स्ट क्या है? मेटेरियलिटी इन कंटेक्स्ट ऑफ एन ऑडिट. FRF often discuss the concept of materiality in context of preparation and presentation of financial statement. Although FRF may discuss materiality in different terms, they generally explain that misstatement including omissions are considered to be material if they individually or aggregate could reasonably be expected to influence the economic decisions of users, जो तुमने पहले भी कहा था, ऑन टेकन ऑन बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अभी देखो ये प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो मतलब अभी ये हम ऑडिट के टर्म्स में अभी नहीं आए यहाँ पे. हम जब अभी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करें तब की बात चल रही है, मतलब जो मैनेजमेंट कर रही है, क्योंकि मेटेरियलिटी लेवल हमें वहां पे भी कंप्लाई करना होता है. तो हमें पता है ना कि जब अकाउंटिंग की जो बेसिक होती है ट्रूथफुल फेथफुल वो सब होना चाहिए, और होना चाहिए कि इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट वो कंप्लाई होना चाहिए, वहां पे कंप्लाई करना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट होती है हमारी ये. अगर मैं तुम्हें इंडेस 8 में भी जैसे इंडेस की बात करोगे, वहां पे जैसे एएस में भी लिख रखा है, इंडेस में भी लिख रखा है, ये मतलब FRF के अंदर लिख रखा है मेंशन कि मेटेरियलिटी होनी चाहिए इन ऑल एस्पेक्ट. वहां पे जजमेंट अबाउट मेटेरियलिटी आर मेड इन लाइट ऑफ सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस एंड आर अफेक्टेड बाय साइज एंड नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. अब जो तुम जजमेंट कह रहे थे, अब देखो यहाँ से अभी वैसे ऑडिटर के उसके बात में नहीं है, हम अभी मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा देख रहे हैं यहाँ पे. जजमेंट अबाउट मेटेरियलिटी इन आर इन लाइट ऑफ सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस. सबसे पहले तो तुम्हें ये देखना होगा कि एंटिटी का नेचर क्या है, एंड आर अफेक्टेड बाय साइज एंड नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट. अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उस साइज नेचर क्या है उसका मिसस्टेटमेंट का, गलती का रीजन क्या है, और साइज कितनी बड़ी वो है, और उसका हम कॉम्बिनेशन भी देख सकते हैं, मतलब साइज क्या नेचर, जैसे
अब मैं तुम्हें तीनों का एग्जांपल देता हूँ। अब ये तो देखो वैसे प्रिपरेशन की बात चल रही है, अगर मैं इसको ऑडिट से भी रिलेट करूँ या चलो मैं इसको प्रिपरेशन से भी रिलेट करता हूँ कि हम वहाँ अगर प्रिपरेशन से रिलेट करोगे तो वहाँ पे होगा कि मैनेजमेंट जब प्रिपेयर कर रही है तो उसे मटेरियल मतलब क्या मटेरियल अमाउंट कंसीडर करके रखनी है। कई बार जैसे मान लो कोई एएस कोई अमाउंट बहुत ही मटेरियल है तो उसे हम सेपरेटली डिस्क्लोज ऑफ करना चाहिए, या मटेरियल किसी और के साथ हम एग्रीगेट करके भी थोड़ा कर सकते हैं वहाँ पे, तो वो चेक अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा। और इसका स्टेटमेंट का अमाउंट कैसे वो चेंज इफेक्ट होगा कि एंटिटी का नेचर क्या है या उस स्टेटमेंट का नेचर क्या है, वहाँ पे साइज क्या है, कितनी बड़ी है, कॉम्बिनेशन हो सकता है दोनों का। अब मैं जैसे तुम्हें इसका अगर थोड़ा ऑडिट से भी रिलेट करूँ स्टार्टिंग में ही, अब तुमने जैसे ये तुमने मेरे से ये मैंने जब पूछा कि ये ओएम निकालो यहाँ पे मैच्योरिटी लेवल, तुमने मेरे से सबसे पहले ये पूछा ये एंटिटी का नेचर क्या है यहाँ पे, बताओ। तुमने में से किसी ने दोनों में से पूछा कि राधिका ने तो क्रिएट कर लिया, जब मुझे ट्राई करा तुमने मेरे से पूछा कि यहाँ पे एंटिटी का नेचर क्या है? नो। क्यों नहीं पूछा? तो मटेरियलिटी लेवल किसी बेसिस पे निकाली तुमने फिर, और अपने 10% वो भी टोटल अमाउंट पे। मटेरियलिटी अमाउंट वो होती है कि जिस जिस मतलब जहाँ इंडस्ट्री जो वो एंटिटी है जिस सेक्टर से वो रिलेट करी है और वहाँ पे वो ऐसा क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है वहाँ पे जो जैसे देखा जाता है। अगर तुम इसका ट्रायल बैलेंस भी देखोगे तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे कि मेन देखो क्या 3 करोड़ 12 लाख की इस रेवेन्यू के ट्रांजेक्शन हो रही है यहाँ पे, और बैंक से जा रही है, बैंक से तो पेमेंट या उनको रिसीव हो रहा होगा कैश, तो वो तो सेपरेट केस है कि डेटर से उनको रिसीव हो गया बाद में। तो मतलब मेन इनका रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू पे हम अप्लाई कर सकते हैं या रेवेन्यू को हम सेपरेटली चेक कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा वो भी। जैसे मैं बताऊं स्टार्टिंग में तुम्हें कि हम बिल्डिंग क्रेडिटर्स पे एक्सपेंस पे हम थोड़ा अलग अलग परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ओवरऑल मैच्योरिटी लेवल हम डिपेंड कर सकते हैं ना कि हमारा मैच्योरिटी लेवल क्या है, एक्सपेंस का कितना है। जनरली हमारा सेम भी हो सकता है, वेटेड एवरेज देख सकते हैं, वेट कितना आ रहा है, एवरेज कितना आ रहा है, उसके बेसिस पे हम कंप्यूट कर सकते हैं। वो डिफरेंट मेथड्स हो गए वहाँ पे मैच्योरिटी के, क्योंकि वो जजमेंट है वहाँ पे कि हम कैसे कंप्लाई करना है। Judgment about matter that are material to users of FS are based on consideration of common financial information need. Common financial information need मतलब कि किस बेसिस पे हम फाइनेंशियल प्रिपेयर कर रहे हैं अपना जर्नल, हमारा वो क्या पर्पस। एक सेकंड। The possible effect of misstatement in specific who needs may vary widely is not considered. हमारा एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हम कंसीडर करके नहीं चलते, इतना तुम्हें पता है। Such a discussion is present in AFRF provides a frame of reference to auditor in determining materiality for audit. If AFRF does not include a discussion of the concept of materiality, the characteristics referred to in para 2 provide the auditor with such a frame. देखो अगर वो ऊपर उन्होंने वहाँ पे किसी AFRF ने बता रखा कि मेटेरियलिटी लेवल अपना डिस्क्लोज ऑफ करो कि कितना है वो है, तो हम उस अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं वहाँ पे। लेकिन अगर नहीं कर रखा तो हम अपनी जनरल अब मैं वापस जजमेंट ही लगाएंगे। जजमेंट तो हमें तब भी लगानी है अभी, लेकिन हम वहाँ पे उसका रेफरेंस ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, द ऑडिटर जजमेंट ऑफ मेटेरियलिटी इज मैटर ऑफ पीचे। सबसे पहले तो ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट एंड इज अफेक्टेड बाय ऑडिटर्स परसेप्शन। अब ऑडिटर का परसेप्शन है यहाँ पे, जैसे अब स्टार्टिंग में बात करो, अब राधिका जैसे मान लो जूनियर आर्टिकल थी, अब उसको पता नहीं है तो उसने सीधा क्विट कर लिया कि मेरे को पता नहीं मैं कैसे अप्लाई करूँ यहाँ पे। तो उसका परसेप्शन था वहाँ पे अभी स्टार्टिंग में कि मैं अभी यहाँ पे नहीं कंप्लाई कर पाऊंगी, तो उसने थोड़ा कर दिया मैं नहीं कर पा रही। अब मुझे सोच रहा है कि मैं सेकंड या थर्ड ईयर आर्टिकल लूँ, मेरे को पता है कि कैसे निकालना है, लेकिन वो भी ऐसे फर्स्ट ईयर, लेकिन उसको भी इतना प्रॉपर नहीं पता। जैसे इसको मान सकते हो कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट गए, लेकिन उसे प्रॉपर ऐसे बिग फोर या जैसे कोई और एंटिटी में हम कैसे कंप्लाई करते हैं वहां उसका आइडिया नहीं है उसको, तो वहां उसको थोड़ी ज्वाइनिंग में स्टार्टिंग में दिक्कत वो आगे की है, उसको कैसे कंप्लाई करना है। तो ऑडिटर का ये परसेप्शन है कि उसको कैसे अप्लाई करना है वहां पे। of the financial information needs to user. In this context, it is reasonable for the auditor to assume that the users have a reasonable knowledge of business, कि उन्हें पता है business क्या है उनका, and economic activities and accounting and willingness to study. ये जैसे हम ना ये चीजें ना तुमने AS के जो A&S करते हैं उसमें दोनों में होती है ये चीज। Understand the financial statement are prepared, presented and audited to levels of materiality. उन्हें पता है कि जैसे मान लो रिलायंस की अब बैलेंस शीट है वो 5,000 करोड़ में होगी, तो उनके जो मेटिलिटी लेवल है वो भी उस अकॉर्डिंग सेट हुआ होगा ना वहाँ पे। अगर 10% भी लेंगे 5,000 करोड़ का, तो कितना वो मान लो ऑलमोस्ट 500 करोड़ आ जाएगा वहाँ पे भी। 500 करोड़ 10% भी अगर हम उसका लेंगे, 1% लेंगे तो वो डिपेंड करता है, 2% लेंगे तो 10 करोड़ पे आ जाएगी, वो डिपेंड करता है वहाँ पे भी। तो यूजर्स को पता हो कि जो ऑडिट हो रही है प्रेजेंट हो रही है तो वो लैक्स से यूजर्स उस केस में हो रही है वहाँ पे। Recognize the uncertainties inherent in measurement of amount.
कि उन्हें पता हो कि कई मतलब अनसर्टेनिटी हो सकती है मेजरमेंट अमाउंट की, कि एस्टिमेट जहाँ पे जैसे फेयर वैल्यू मेजरमेंट हो रही है वो सबसे बेसिक एग्जांपल इसका ये होता है जहाँ एस्टिमेशन जर्नल होती है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज होगी, वहाँ क्या अमाउंट है, थोड़ा थोड़ा वहाँ पे जजमेंट हो सकती है, तो उन्हें पता हो वहाँ पे मेक जैसे फेयर वैल्यू का यूजर को पता नहीं है तो उसके लिए रेलेवेंट ही नहीं होगा, समझ नहीं आएगी कि उसने कैसे निकाला है, तो उसे पता हो ना फेयर वैल्यू उसकी किस पर्पज के लिए होती है, कैसे अकाउंटिंग होती है, थोड़ा बहुत उसको आइडिया हो ना। नेक्स्ट, मेक रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजन, कि वो अपने जैसे यूजर जो जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं, स्टॉक मार्केट है या कोई और भी हो गया, तो वो उनके फाइनेंशियल पे देख लेते हैं ना, कि बैंक वाला अगर रेगुलेटर भी है तो भी उनके वो देखता है कि फाइनेंशियल, हाँ कंपनी गोइंग कंसर्न है, प्रॉपर लिक्विडेट मतलब वो है कि नहीं, उसके बाद एडुकेट कैपिटल वो सब। नेक्स्ट, क्या द कंसेप्ट ऑफ मेटिलिटी इज अप्लाइड बाय ऑडिटर बोथ इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग इन एन इवैल्यूएटिंग इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग स्टेटमेंट ऑन ऑडिट एंड करेक्ट इफ एनी ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये वही आ गया, ऐसे का नेम दे दिया उन्होंने, ऐसे 450 का रेफरेंस दे दिया, बस खत्म। उसे हम लास्ट में अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कंसीडर करते हैं, ऐसे 701 ही आ गया, ऐसे 700 आगे जो भी वहां पे। अब कह रहे हैं फॉर पैरा A1, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट अपने A1 पे। सबसे पहले ये आ गया, मैं ये कवर हो जाएगा सेशन में, मेटिलिटी एंड ऑडिट रिस्क, चलो कर लेते हैं। इन कंडक्ट ऑफ ऑडिट ऑफ एफएस ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर आर टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, हमें पता है कि हमें रीजनेबल एश्योरेंस करना है अबाउट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होल आर फ्री फ्रॉम एमएस whether due to fraud and error, thereby enabling the auditor to express an opinion on whether the FS are prepared in all material respect in accordance with an applicable finance, and to report on financial statement and communicate as per required essays and in accordance with auditor's finding। अभी तुमने ये लाइन कहाँ पढ़ी है, मेरे को बताओ, तुमने जो ऑडिट करके आई तुमने कहाँ पढ़ी है ये लाइन? ये तुमने पूरी एज इट इज लाइन पढ़ रखी होगी। ऐसे 200 इनहेरेंट लिमिटेशन वाले में, इनहेरेंट लिमिटेशन के अंदर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव वाला ऐसे 200। इनहेरेंट लिमिटेशन कहाँ से आ गई तुम्हारी? रीजनेबल एश्योरेंस इनहेरेंट लिमिटेशन होगी वो क्या? No, this same line is on topic above inherent limitation. On above, which was that topic? Essay 200. This is essay 200 line. On above the topic of essay inherent limitation, this topic was there, right? Well, first of all, they write essay 200. They write then inherent limitations of audit. So I remember some inherent limitation. Oh, you don't remember nothing in how this is relating to inherent limitation. We are saying that because this is saying this is unable to auditor to express an opinion in all material respect, AFRF के अकॉर्डिंग वो प्रिपेयर हुए कि नहीं, एंड उसको रिपोर्ट करना, ये ऐसे 200 का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वहाँ पे ऑडिटर का, वहाँ पे ऑडिट का या ऑडिटर का खेलो दोनों का मतलब सेम ही है वहाँ पे ये। एंड टू रिपोर्ट हो गया इन अकॉर्डेंस द ऑडिटर ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस बाय ऑब्टेनिंग SAE टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क। हम क्या करते हैं, अपना SAE ऑब्टेन करने ना, ऑडिट एविडेंस टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क करते हैं, रिड्यूस करते हैं टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल, कि हम ये हमारा ये है कि हम ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेंगे लेकिन उसको ऑडिट रिस्क को हम रिड्यूस कर सकें ताकि। एंड ऑडिट रिस्क देखो ये रहा, ऑडिट रिस्क इज द रिस्क दैट द ऑडिटर एक्सप्रेस एन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन in on whether when financial statement are materially misstated। इस लाइन का मीनिंग बता सकते हो तो मेरे को जल्दी से, इस लाइन का मीनिंग क्या यहाँ पे ऑडिट रिस्क का? Means he has given wrong opinion. जिससे कि ऑडिट रिस्क है, गलत ओपिनियन दिए तो। Means there is a material misstatement and he has given other opinion, unqualified opinion basically. Unqualified. Clear report. Only this much. Are you sure? There is a risk that auditor can Radhik, go on. There is a risk that auditor can express an inappropriate opinion when the financial statement Voice is coming now very low. Not here audible. कि मतलब कि फाइनेंशियल ऑडिट
सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है मटेरियली मिसस्टेटेड है और उसने इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दिया कि उसने रिपोर्ट दे दिया। अरे उसकी का मीनिंग तो बताओ तुम। मेरे को तो लाइन, तुम तो लाइन को हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हो, मेरे को लाइन का मीनिंग निकालना है। वहां पे एक्सप्लेन करो, लाइन को हिंदी में कन्वर्ट नहीं करना, बहुत आर डिफरेंट। मैं बताता हूँ यहाँ पे देखो, ऑडिट रिस्क ऐसा रिस्क है जहाँ पे ऑडिटर को एक्सप्रेस कर रहे हैं क्या इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। में एक एक लाइन को बताता हूँ पहले कि हम क्या कर रहे हैं। इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन इशू कर रहे हैं कब? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटेड है। मान लो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है तो उस वक्त हमें ओपिनियन देना चाहिए था, मान लो एडवर्स, हमने दे दिया क्वालिफाइड ओपिनियन, तो वो भी हमने गलत ओपिनियन दिया उस केस में, क्योंकि जाना ही एडवर्स ओपिनियन था, तो वो भी वहाँ पे ऑडिट रिस्क कैरी कर रहे हैं, वहाँ पे ऑडिट रिस्क है वहाँ पे। और वही जैसे अगर क्लियर अनमॉडिफाइड दिया हमने तो वो है ही वहाँ पे कि अगर जाना नहीं चाहिए था, मटेरियल मिसस्टेटेड था वहाँ पे, तो वो है यहाँ पे कि अगर मटेरियल मिसस्टेटेड है यहाँ पे। अब तो मेरे को ये बताओ कि अगर मान लो मटेरियल मिसस्टेटेड नहीं है लेकिन ऑडिटर ने कुछ और ओपिनियन दिया वहाँ पे, तो वो ऑडिट रिस्क है कि नहीं है? वो ऑडिट, it is not audit risk because in that auditor will will proceed further. क्या More प्रोसीड aud- फर्दर? मैंने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी अपनी। चलो मैं एक नेक्स्ट टाइम करता हूँ इसके बारे में रिसर्च करके आना कल कि मटेरियल मिसस्टेटेड नहीं थे लेकिन ऑडिटर ने कुछ और ओपिनियन इशू किया है, इस पे सर्च करना। नेक्स्ट एक लाइन ये है, ऑडिटर इज अ फंक्शन ऑफ आरएमएमएस एंड डिटेक्शन रिस्क एंड मेटेरियलिटी। ऑडिटर्स हम थ्रू आउट द ऑडिट कंसीडर करके रखते हैं कि जैसे मैंने कहा था ऑडिटर्स को रिस्क का लेवल, कि दोनों का हम वो करेंगे। मैं इसका रिलेशनशिप भी बताएंगे कल उसके साथ में। देखो और एक चीज है ना, जो ऑडिटर इज इक्वल टू आरएमएमएस इनटू डिटेक्शन रिस्क, ये होता है। आरएमएस के भी आगे इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क होता है, फिर डिटेक्शन रिस्क, मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स होते हैं कि एक का इफेक्ट दूसरे पे रिलेशनशिप इफेक्ट होगी। इसके बारे में हम कल स्टडी करेंगे। कोई डाउट हो तो ग्रुप में पूछ लेना। I will ask. Session is going to be end. Only 30 to 20 seconds will be there now almost. इन पॉइंट्स को हम यार थोड़ा प्रैक्टिस